आज बारिश ने ऐसा 24 घंटे 36 घंटे की बारिश हो रही है। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि नेटवर्क इशू मेरे पास आया कि सर रहने दीजिए। मैंने कहा नहीं, इतने बड़े लीडर का टाइम मिला है, इतने सक्सेसफुल कपल का टाइम मिला है, पता नहीं वो आगे खाली होंगे कि नहीं खाली होंगे। हालांकि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत प्यारे कपल हैं, लेकिन मुझे लगा कि आगे वो कहीं बिजी ना हो, इसलिए मुझे लगा टाइम तो नहीं बदलेंगे। बहुत सारे लोग अटेंड करने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रह जाएंगे। कुछ एरिया में तो बिजली भी नहीं है, कनेक्शन कहाँ से होगा, सारी चैलेंजेस है। बट आज कुछ जितने भी लोग अटेंड कर पा रहे हैं वो सरतिया डायमंड जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने विशेष योजना बनाई है। जिनको आप सुनने जा रहे हैं उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग टिकट खर्च करके सुनते थे, अभी भी सुनते। अभी चूंकि माहौल बदल गया, नहीं तो सैटरडे की ओपन, थर्सडे की ओपन में जब वो आते थे तो गैदरिंग डबल ट्रिपल हो जाती थी। तो जबरदस्त कपल है, मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सीधे आपकी मुलाकात उनसे कराऊंगा। और अगर आप कुछ उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मैं चैट बॉक्स को शायद उतना रीड नहीं कर पाऊंगा। अगर उनसे कुछ आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे सीधे भेज सकते हैं, तो मैं उनसे वो सवाल उनके सामने रख के आपको उसका जवाब दिला सकता हूँ। तो आप लोग तैयार हैं? तो एक जबरदस्त क्लैपिंग करिए आप, एक बढ़िया वाली क्लैपिंग, न्यूट्रीडाइट वाली क्लैपिंग, लखनऊ वाली क्लैपिंग, श्याम मुखोपाध्याय के ग्रुप वाली क्लैपिंग। जबरदस्त क्लैपिंग से इनवाइट करना चाहते हैं हम आशीष एंड आस्था जी को। आशीष एंड आस्था जी को। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे डायमंड ने इनवाइट किया है, और ये तो हमारे रोल मॉडल हैं। इनको देख के मैंने बिजनेस बहुत तेजी से करना शुरू किया, क्योंकि सर का मोटिवेशन और सर की सिंपलिसिटी जितनी कही जाए उतनी कम है। थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा, स्टार्ट करने से प्रोग्राम अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा। अगर सर इजाजत दे तो मैं सर 5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्लीज। ओके, तो मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है एंड बाय प्रोफेशन आई वाज ए बैंकर। 3 साल जॉब करी, बैंक की गवर्नमेंट जॉब करी है। फिलहाल अब नहीं करता हूँ, और एक फुल टाइम हस्बैंड और एक फुल टाइम फादर के रूप में इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और जब पहली बार मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, उस समय मेरे पास एक बैंक की बहुत अच्छी जॉब थी, और हम 3 भाई 2 बहन का परिवार, मदर फादर दोनों जॉब में थे। तो बचपन से एक ही मोटिव था उनका कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, और पढ़ के एक नौकरी कर ले। तो कहीं ना कहीं सब भाई बहनों का यही मोटिव था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करें। सबने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, आज सब के सब वेल सेटल्ड हैं। और मैं भी बहुत अर्ली एज में एक जॉब में आ गया था। मैंने पीजी की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। और एक सवाल जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, और सवाल ये था कि मेरे अपलाइन जो मेरे स्पॉन्सर भी आज के, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आशीष, जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम को 5 से 10 साल करते रहोगे तो कहाँ पहुंचोगे? और मैं हर एक मीटिंग की शुरुआत, आप हमेशा जब भी, चाहे मेरा ओपन प्लान हो चाहे मेरा टीम मीटिंग हो, मैं यही इसी सवाल से करता हूँ। जितने भी आज नए लोग हैं या आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, जिस काम को आज आप कर रहे हैं, अगर उसी काम के लिए 5 से 10 साल आप और करते रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे आप? Where do you see yourself after 5 to 10 years? और एक ऐसा सवाल था, इसका जिंदगी में ऐसा सवाल किसी ने पूछा नहीं था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था यार ये कौन सा सवाल है। तो उन्होंने कहा अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते तो मीटिंग हो रही वहां पे आ जाइए। मैं बहुत कन्विंस तो नहीं था उस मीटिंग में आने के लिए, मैं सुबह उठा, मेरे दिमाग में, रात भर सो नहीं पाया, सुबह उठा, ऑफिस गया। मेरे जितने भी सीनियर्स थे जो 15 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जॉब में थे, मैंने अपने 2-3 सीनियर मैनेजर्स को रिटायर होते हुए देखा था बैंक में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने साल से जॉब में? तो सबके अलग अलग सवाल थे, बट मैं किसी की भी लाइफ से इंस्पायर नहीं होता था, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल एंगेज में था। तो मेरे ड्रीम बड़े थे, मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। और जब मैं उनके बारे में, उनके फाइनेंस के बारे में जानने की कोशिश करता था, तो कहते ना, मिडिल क्लास नेवर अलोन, दे आर ऑलवेज विथ ए लोन, है ना। उनके पास जरूर कोई ना कोई लोन होती है, कोई ना कोई ईएमआई होती है, और वो उसी में परेशान रहते हैं। तो मैंने उन लोगों को उसी परेशानी में देखा था। और जब मुझे इसका मतलब आंसर नहीं मिला, तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए उस मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में 4 से 5 लोग थे। आज एक हमारे अपलाइन है जो अभी इस मंथ एमरल्ड हुए हैं, है ना, उसमें दूसरा मैं था, और 2-3 ऐसे लोग थे जो हमारे अपलाइन के स्पॉन्सर थे, वो आज इस बिजनेस में नहीं। तो वहीं से एक, अच्छा, जब पहली बार इस मीटिंग में आया तो ये सोच के नहीं गया था कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में मेरे करियर का सीरियस ऑप्शन होगा, कभी नहीं सोचा था।
ये सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, अगर बैंक की नौकरी के साथ साथ 1000-2000 एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि ईमानदारी से नौकरी करना चाहता था और कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ना चाहते भी कुछ पैसे ऐसे मिल जा रहे थे जो मैं लेना नहीं चाहता था। तो ईमानदारी से नौकरी करना चाहता, कर नहीं पा रहा था, तो ये सोचा कि चलो अगर कहीं से भी 2-4 हजार रुपए महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरा विश्वास करिए दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस के थ्रू पहला मेरा बोनस चेक आया था, 3 महीने की कड़ी मेहनत करने के बाद 129 रुपए का नॉन कैशेबल इनवॉइस आया था। आप कल्पना करिए कि 3 महीने कड़ी मेहनत और आज तो 1 रुपए भी होता तो एमबे डिजिटल मोड में आपको ट्रांसफर कर देती है, बट 129 रुपए का बोनस चेक आया था। जुलाई का मंथ मैंने ज्वाइन किया था और अक्टूबर लास्ट का मंथ था, जब वो दीपावली का दिन था, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही थी, और 129 रुपए का मैं नॉन कैशेबल इनवॉइस रखा, क्योंकि उस समय 1000 होता था तब बोनस चेक आता था, फिर हम लगाते थे उसको। तो 129 रुपए का जब नॉन कैशेबल इनवॉइस आया, मैंने उसकी पूजा की, तो आप कल्पना करो कि क्या क्या हुआ होगा मेरे घर में। मनी मन घर के सारे मेंबर्स मुस्कुरा रहे थे, कुछ कह तो नहीं रहे थे क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। और ये बात धीरे धीरे मेरे सारे रिश्तेदारों में, सारे कलीग्स में, सारे बैंक एम्प्लॉय में पहुंच गई, और सब ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि इसका दिमाग थोड़ा ढीला हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद 129 रुपए का बोनस चेक मिला है, वो भी कैश में नहीं मिला है, और ये इसकी पूजा कर रहा है। बट पता नहीं क्यों मुझे विश्वास था कि आज 129 रुपए का चेक एक दिन 1229 में, एक दिन 12,229 में, और एक दिन 1,02,229 में बदलेगा, और ऐसा संभव होता गया। और जब मैं इस बिजनेस में 129 रुपए कमाने लगा तो मुझे लगा इस बिजनेस से मैं 10-12 हजार कमा सकता हूँ। जब मैं 10-12 हजार कमाने लगा तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस से 20-25 बना सकता हूँ। जब मैं 20-25 कमाने लगा तो मुझे लगा कि मैं 40-50 कमा सकता हूँ। मैं 40-50 कमाने लगा तो मुझे लगा मैं 70-80 कमा सकता हूँ। जब मैं 70-80 कमाने लगा तो मुझे लगा मैं 1,00,000-1,50,000 कमा सकता हूँ। जब मैं अब इतने पैसे बनाने लगा तो मुझे लगता है इस बिजनेस से मैं करोड़ों रुपए महीने भी कमा सकता हूँ। श्योर, क्या बात करी आपने, क्या बात कह दी आशीष जी, बिल्कुल जबरदस्त। और अब ज्यादा स्टोरी तो खैर बहुत बड़ी है, इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ऐसा इतना आसान नहीं था, इट्स नॉट सो इजी, है ना, कि मैं बता रहा हूं और ऐसे होता गया, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस आए। चैलेंज सबसे पहला क्या था? सबसे पहला चैलेंज था अपने आप से एक चैलेंज, वो ये था कि कभी पॉजिटिविटी आती थी, कभी निगेटिविटी आती थी। कभी ऑफिस जाते थे तो कभी गए मीटिंग करने, बाहर किसी सेमिनार में गए, लौट के आए, एक दिन छुट्टी थी बीच में, संडे सैटरडे चले गए, संडे में सेमिनार देखी, मंडे को ऑफिस आए या ट्यूसडे को आए, तो कमेंट होता था कहाँ गए थे, सिंगापुर गए थे, मलेशिया गए थे, कार कब आएगी। ये कमेंट ऑफिस के स्टाफ पास किया करते थे एक समय के बाद। तो कभी कभी ऐसा लगता था यार ये सही है, मैं गलत हूँ, छोड़ देना चाहिए मुझे। और मेरे अपलाइन ने कहा, अब मैंने डिसीजन ले लिया एक समय कि मैं छोड़ दूंगा मेरे बिजनेस। तो मेरे अपलाइन मेरे घर आए, उन्होंने कहा एक सेमिनार हो रही है, तुम छोड़ने का रीजन ले छोड़ दो कोई बात नहीं, बट एक सेमिनार हो देख लो। और मैं एक सेमिनार देखने गया था, बहुत बड़ी सेमिनार थी, कभी वो किसी और मीटिंग का हिस्सा होगा, और उस सेमिनार ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद मैंने इस बिजनेस में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मीनवाइल मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ता गया, और आगे चल के मेरी शादी मेरी ब्यूटीफुल वाइफ आस्था से हुई। और जब आस्था से शादी हुई तो मैं बताऊं आपको लेडीज का पावर क्या होता है। जब मैं अकेले इस बिजनेस को डेवलप करा तो उस समय मेरे बिजनेस में बहुत सी लेडीज एक्टिव थी, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी यूजर थी। बट उस समय जब मैं अपने मीटिंग के सिलसिले से किसी डाउनलाइन के घर जाता था, किसी प्रॉस्पेक्ट के घर जाता था, तो जब उसको कन्विंस कर लेता था साइन अप करने के लिए, तो उसके ड्राइंग रूम से में ही मैं बैठा रहता था। वो कहता था ठीक है मैं जा रहा हूँ, और पैसे या चेक लेके अंदर से आता हूँ। अंदर जाता था, उसको पत्नी उसको बहुत डांटती थी, कहाँ फंसने जा रहे हो, कितना गंदा काम है तुम्हारे पास, तो वैसे ही टाइम रह जाता है, ये लोग आ जाते हैं बेवकूफ बनाए, तुम बेवकूफ बन जाते हो। जितना एक्साइटमेंट उसका होता था, वो अंदर जैसे हम बाहर एक हवा के गुब्बारे को फुला के भेजते थे, अंदर वो एक सुई लेके बैठी रहती थी और शू से सारी हवा निकल जाती थी। अब वो बंदा वापस आता था, चेहरे पे निराशा लेते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता था, कोशिश नहीं कर पा रहा था। मैं ऐसा अनजान बनता था कि मैंने कुछ नहीं सुना, बट मैं सुन सब चुका होता हूँ। वो कहता है कि भैया ऐसा है कि आज नहीं कर पाएंगे, आज हमारा दिन ठीक नहीं, आज हमारे घर का मान है, मुझे पता नहीं। होता ना कि अच्छा दिन आएगा तब शुरुआत करें। तो ऐसे बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। बट जब मेरी शादी हुई आस्था के साथ, और आस्था जब मेरी लाइफ में आई तो ऑलरेडी एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर चुकी थी, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के बाद वो सोच रही थी किसी जॉब में जाए। उसी बीच हमारी शादी हो गई। इनकी मदर हमारी डाउनलाइन थी,
और इनके घर में प्लान दिखाने जाता था, प्लान दिखाते दिखाते हम लोगों ने प्रॉस्पेक्टिंग अपनी शुरू कर दी और हमारी शादी हो गई। और जब आस्था मेरी लाइफ में आई, तब अब मैं किसी के घर में जाता हूँ तो उसके ड्राइंग रूम से मैं कभी वापस नहीं आता हूँ, क्योंकि आस्था सीधे सीधे जो है किचन तक पहुंच जाती है, जहाँ चाय बनाने की वो कोशिश करती है, तो हमें उसके पूरे घर का माहौल पता चल जाता है कि उसके घर का माहौल कैसा है, वो घर पॉजिटिव फेज में, निगेटिव फेज में, उसके घर की क्या समस्याएं हैं, उसके सपने कहाँ तक हैं, वो क्या पाना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, और फिर हम दोनों मिल के जब उसका ड्रीम बिल्डअप करते हैं, उसका फॉलो करते हैं, तो फिर परिणाम 100 में 100% आते हैं। तो मैं चाहूंगा आस्था हमारे बीच है कहीं पे, तो 2 मिनट वो भी अपना परिचय दें। हम लोग भी चाहते हैं कि आस्था आए और आपको कंप्लीट करें। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर इस मीटिंग के लिए, मैं कल बस्ती आया हुआ था, कुछ टीम मीटिंग थी और क्योंकि क्लोजिंग भी था ऑफर डे का, तो मैं गोरखपुर ऑफिस भी गया हुआ था। और आज सुबह मुझे लखनऊ आना था, तो मैंने आस्था को फोन किया, 12 बजे मैं निकल रहा हूँ, तो आस्था ने कहा नहीं आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि शाम को श्याम सर की मीटिंग है और यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है, और जो है इन्वर्टर भी बोलने वाला है, और अगर हम दोनों नहीं जा पाए मीटिंग में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करिए आप बस्ती रुक जाइए, अगर कोई नहीं होगा तो आप ज्वाइन कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे तो मैं कर लूंगी, एक ऑप्शन बना रहेगा। तो आस्था की ये देन है कि मैं आज बस्ती में हूँ और वो लखनऊ से ज्वाइन कर रही है। थैंक यू आस्था, आपकी ये लीडरशिप रखा है। आस्था एमबी कंपनी में नेशनल लेवल की स्पीकर हैं और आप लोगों को प्राउड जरूर हो रहा होगा। मैं आपको बताया हूँ कि आशीष और आस्था जी के टॉक इतनी देर सुनने के बाद आशीष को लगा ना, आपको मतलब इतनी स्टोरी सुनने के बाद फिर भी आज एकदम ऐसा फ्लेवर मिल रहा है जैसे लग रहा है कि अभी हम पहली स्टोरी सुन रहे हैं। तो मैं आस्था से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, क्योंकि हमारे पास सवालों की लंबी लिस्ट है आप दोनों के लिए। हमारी टीम बहुत एक्साइटेड आप दोनों से सीखने के लिए। ओवर टू आस्था प्लीज। श्योर सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहती हूँ। और एक्चुअली में कहते हैं ना, जब सर ने बोला कि आज नेटवर्क इशू था, तो जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं ना, जब भी लाइफ में कुछ चेंज करने चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करने जाते हैं, तो इस तरीके के हर्डल्स हमेशा आते हैं। बट नेवर माइंड, हर्डल्स हमारी लाइफ में आते रहेंगे, क्योंकि हर्डल्स हमारी लाइफ का पार्ट है, और उसी हर्डल्स को क्रॉस करके हमें अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उसे अचीव करना है। सो माई सेल्फ आस्था श्रीवास्तव, टेक्सटाइल इंजीनियर, एन एक्स टेक्सटाइल इंजीनियर एंड अ बिजनेस वुमन, और इस बिजनेस को अपने हस्बैंड और बेटे के साथ में बिल्ड कर रहे हूँ। और जैसा कि आशीष जी ने बताया, मैंने उनको शादी के बाद ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली 2012 में हमारी शादी हुई और उसी टाइम पे मैंने अपना टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ ये था कि कुछ अचीव करना है लाइफ में, बिकॉज जॉब करनी है, ये सबका एक मोटो होता है पढ़ाई के बाद में। तो ये कहीं ना कहीं ये माइंडसेट ये था कि मुझे जॉब करनी है। बट क्योंकि मेरी मदर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी, तो आई वाज रियली वेरी पॉजिटिव फ्रॉम प्रोडक्ट्स। मैं प्रोडक्ट्स को यूज करती थी, फेस वॉश, काजल, ये सारी चीजें जो स्टार्टिंग में होती है ना, गर्लिश कह सकते हैं, गर्लिश चॉइस होती है, उसको मैंने यूज किया था और मैं प्रोडक्ट से बहुत पॉजिटिव थी। बट बिजनेस को लेकर के मैं कह सकती हूँ कि आई वाज टोटली नेगेटिव मैं इसलिए थी क्योंकि मेरी मदर का बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी संडे बस्ती में उस टाइम पे मीटिंग होती थी, और मेरी मदर का मोस्ट ऑफ द टाइम इस बिजनेस मीट में जाता था। और मेरे को जब छुट्टी मिलती थी सैटरडे संडेज, तो आशीष जी क्या करते थे, ये मेरे घर पे आकर के, और इनका जो हम जैसे अभी हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं ना, बहुत सारे लोग इरिटेट होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, अरे यार ये आमवे वाले फिर आ गए। सेम यही थॉट प्रोसेस मेरा था उस टाइम पे, बिफोर 2012। और जब भी ये घर पे आते थे ना, तो मेरा काम ये होता था, मम्मी से बोलते थे, मम्मी इनको बाहर से ही आप बाहर या तो भेज दीजिएगा या तो इनको अंदर बुलाइएगा मत। और अगर ऐसा कुछ होता था तो मेरे सिस्टर, बेसिकली शी इज सीए नाउ, और मेरे सिस्टर जो है उसके साथ में हम लोग बैठते थे और हम लोग खूब फुल वॉल्यूम पे गाने चला देते थे, या फिर ईयरफोन्स लगा लेते थे, या फिर कॉटन डाल लेते थे कानों में कि इनकी आवाज मेरे कानों तक ना जाए। तो ये मतलब कह सकते हैं ये हद थी मुझे, मतलब इतना नेगेटिव थी मैं इस बिजनेस को लेकर के। बट किसी तरीके से कह सकते हैं, जब कभी टाइम ज्यादा होगा तो मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी। हमारी शादी हुई और 2012 में आई जॉइन मिस्टर आशीष श्रीवास्तव, और मैं वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए। ऑल्दो मेरे पास में गुजरात से कॉल लेटर था, ऑल्दो मेरे पास में मुंबई से कॉल लेटर था मेरे हाथ में कि क्या कहते हैं मैं जॉब करने के लिए जा सकती हूँ। बट आई थिंक कि जब भगवान की असीम कृपा होती है ना हमारे ऊपर, तभी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि 2012 में मेरे पास में भगवान जी का बहुत असीम कृपा थी कि मैं आशीष जी के साथ में शादी किया मैंने।
और आई एम रियली थैंकफुल कि आशीष जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, बिकॉज अगर वो नहीं करते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होती। तो कह सकते हैं मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया और धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को लेकर के पॉजिटिव थी, बट इसी तरीके से उस टाइम पे तो हम लोग जाते थे फिजिकली, BWW की मीटिंग्स होती थी, साथ में गोरखपुर में सेमिनार्स होते थे बड़े बड़े, उसको मैंने अटेंड किया। और वहां पे जब मैंने डायमंड्स एंड अप की लाइफस्टाइल देखा ना, तो वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की। जो रिकॉग्निशन मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे ही मिल सकता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं, आप अपने लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी। और अनडाउटेडली मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो यहाँ की जो फॉरेन ट्रिप्स है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी। तो कह सकते हैं ना, कंप्लीट पैकेज है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है, ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आप लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जो आपकी ड्रीम रही हो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, तो ये प्लेटफॉर्म एकदम राइट चॉइस है। और अगर आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी दस्तक दी है तो प्लीज उसे करने को जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अगर वंस भी आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे करिएगा जरूर। और आगे बाकी बातें आगे हम जरूर करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आशीष जी इस प्रोग्राम को आगे लेकर के जाएं। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग हम लोग दोबारा करते हैं इतने प्यारे कपल के लिए, कितना बढ़िया सब बता रहे हैं। मैं आशीष जी से जानना चाहूंगा, फिर आस्था आपके पास भी मैं आऊंगा। आशीष जी, कभी कभी लोग फ्री में मतलब बिजी रहते हैं, आप बैंक में जॉब कर रहे थे, फिर ऐसे, हालांकि आपने इशारा किया लेकिन मैं थोड़ा उसको अंडरलाइन चाहूंगा कि आखिर फिर क्या ऐसी चीज थी कि आपको एमबीए इतना भाग गया और बैंक ही नहीं, क्या ऐसी चीज आपको लगी? मैं चाहूंगा थोड़ा सा इशारा प्लीज अगेन करिए आप कि क्या देखा आपने बिजनेस में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं बचपन से बहुत ड्रीमर रहा हूँ, मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। तो मैं हमेशा सोचा करता था कि लोग कौन से लोग हैं जो लंबी कार से चलते हैं, कौन से लोग हैं जो बड़े बड़े महल जैसे मकान में रहते हैं, जिनके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं, वो कौन से लोग हैं जो हवाई जहाज की यात्रा उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी 2000, आज के लगभग 15 साल पहले, 2003, 4, 5 में। तो आज तो खैर कॉमन सी बात है, कौन से लोग जो हवाई जहाज से चलते, ये मेरा ड्रीम हुआ करता था। तो जब मैं बैंक में आया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पढ़ाई लिखाई करोगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो जो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी ये कहीं समझ में नहीं आ रहा था इस जॉब में। तो जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो ये लगा कि यार इस बिजनेस से पैसे मिलेंगे और ये जो मेरे ड्रीम है ये कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएंगे। तो ये विश्वास जगा, और ऐसे विश्वास नहीं जगा, विश्वास ऐसे नहीं जगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पल में पॉजिटिव होते हैं, पल में निगेटिव होते हैं। तो वहां पे जो रोल होता है एक अपलाइन का, आपके ग्रेट 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 अपलाइन का, आपकी एलओएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कई बार मेरे अपलाइन आए और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आशीष तुम जब सफल हो जाओगे तो कौन सी कार लेना चाहोगे? तो मैं बड़ा मुस्कुराया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि कार लेना, अरे कार लेना, क्योंकि मेरे मौसी के बड़े लड़के हैं जो ट्रेजरी ऑफिस में है, तो उन्होंने एक कार खरीदी थी उस समय, मारुति की वैन खरीदी थी। अब देखिए आदमी का बदलाव कहाँ से होता है। तो जो मारुति वैन उन्होंने कार खरीदी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कितने में खरीदी? उन्होंने कहा कि 45,000 में मैंने खरीदी है। और 45,000 उस समय, आज के 15 साल पहले, ठीक बहुत बड़ी रकम नहीं थी लेकिन ठीक ठाक रकम थी। तो मैंने कहा इसको क्या करेंगे? कहे मेरे घर के सामने बहुत बड़ा, बस्ती में बहुत बड़ा प्लेस है, स्पेस है, तो आके वहां से सीख रहे थे चलाना उसको। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया इसका क्या करेंगे? कहे कि मैं जो है इसको लगन में चलवाऊंगा। तो मेरा 2 ड्रीम बना, पहला ये कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं एक मारुति वैन सेकंड हैंड कार खरीदूंगा, और दूसरा ये कि उसको लगन में चलवाऊंगा। जब मेरे अपलाइन मुझसे पूछे कि आशीष तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो मेरा वही ड्रीम पुराना वाला बैकअप में जो था वो अचानक से आ गया। तो उन्होंने कहा मैं एक सेकंड हैंड मारुति, सेकंड हैंड की बात नहीं, फर्स्ट हैंड की बात करो, है ना। तो मैंने कहा फर्स्ट हैंड कैसे मिल सकता है ना। तो यहां से थोड़ा सा चेंज हुआ। तो बताओ कि जिंदगी में अपलाइन का कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने रास्तों से, लक्ष्य से भटक जा रहा था, बट वो मेरे को लाइन पे ला रहे थे। तो एक स्टोरी छोटी सी है सर, मैं बताना चाहूंगा कि अपलाइन क्या होता है। तो एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि जीवन एक उत्सव की तरह है, तो किसको सही माना जाए? तो गुरु जी कहे बेटा तीनों सही है। उन्होंने कहा कैसे गुरु जी, आप जरा एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने कहा जिसको जिंदगी में एक गुरु मिल गया है, एक मेंटर मिल गया है,
जिसके पास जिंदगी में कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, तो उसकी जिंदगी जो है एक संघर्ष है। अब अगर बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू जोड़े तो जिसके बिजनेस में जिसने अपना कोई किसी को गुरु नहीं माना है, जिसने किसी को मेंटोर नहीं माना, उसका बिजनेस हमेशा संघर्ष में रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि जिसकी जिंदगी में गुरु आ चुका है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुरु को स्वीकार कर लिया, एक मेंटोर को स्वीकार कर लिया है, उनके लिए जिंदगी एक खेल है, मतलब उनके लिए बिजनेस बड़ा आसानी से डेवलप हो रहा है। उन्होंने कहा तीसरा यह कि जिन्होंने अपनी गुरु की बातों को आत्मसात कर लिया, अपने अंदर डाल लिया है, अपने अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दिया, अपने मेंटर को समझना, उनको कहते हैं ना कि इनपुट आउटपुट जिनका एक हो चुका है, अंदर बाहर एक हो चुके हैं, एक संत बिहेवियर आ जाता है अगर आत्मसात कर ले अपने गुरु की बातों को, तो उनका जीवन एक उत्सव की तरह है। तो जिनके पिन बदलते हैं, जिनके लिए तालियां बजती हैं, वो अपने गुरु की बातों को आत्मसात कर लेते हैं, अपने मेंटोर की बातों को आत्मसात कर लेते हैं। तो मैंने यही किया, अपने मेंटोर की बातों को आत्मसात कर लिया। वो जो कहे वो कहे। अगर मैं बताऊं आपको, एक समय ऐसा था कि मेरे अपलाइन, अगर मैं एक पुल पे खड़ा हूं और मेरे अपलाइन कहें कि आशीष जंप, तो मैं ये नहीं पूछूंगा व्हाई जंप सर, जंप मतलब जंप, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जंप करने से मैं डायमंड जाऊंगा तो उनको 6% की लीडरशिप कमीशन और नहीं क्या क्या उनको मिलेगा जब मैं सफल होऊंगा तो। और अगर वो मुझे ऐसे तो जंप करेंगे नहीं कि यार आदमी जंप कर जाए इस बिजनेस से वापस चला जाए, मेरी इनकम में 1 लाख जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अपलाइन पे फेथ करिए, अपनी एलओएस पे फेथ करिए, वो आपके सपनों को बांध के आपके साथ रखेंगे, अपना ड्रीम क्लियर करिए। तो यही मैं चाहूंगा सर से कि सर मेरी तरफ से इस सवाल का जवाब यही था कि ड्रीम बहुत बड़े थे और उसके लिए मैंने। आशीष जी, अगर ऐसे जवाब आप दोगे दोनों लोग तो मुझे तो लगता है कि फिर रात भर ये चलेगा कार्यक्रम। क्या कर रहे हो आप लोग, इतना जबरदस्त जवाब दे रहे हो। आस्था जी, मैं आपके पास आता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसकी आवाज नहीं सुनना चाहते थे आप, वॉल्यूम तेज कर देते थे, और फिर आप इतना बढ़िया अपना जो आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का कोर्स भी करा था, वहां आप जाते, अच्छे पैकेज पे जाते। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इशारा करिए, क्या ऐसी चीज थी जो आपने इतना दीवानापन हो गया कि उधर ध्यान ही नहीं दिया, या आशीष को कुछ आपको ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ा? कुछ क्लियर करिए प्लीज। श्योर सर। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाना पड़ा। क्या देखा आपने सर? एक्चुअली ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाना पड़ा, बिकॉज क्योंकि ना मेरी स्टडीज जो थी, मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्टडीज आफ्टर जस्ट, मतलब जब मैरिज हमारी फिक्स हुई उस टाइम से चल रही थी। जनरली क्या होता है कि लोग बात करते हैं फोन पे, तो उनका ये होता है अच्छा क्या खाया क्या पिया, इट्स अ नॉर्मल थिंग जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारी जो जनरल टॉक होती थी वो ये होती थी कि आशीष जी अगर बनारस जा रहे होते थे मीटिंग में, तो वो मेरे को नोट्स बोलते थे कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, और अगर आपको नोट्स जो भी प्रिपेयर करना है वो मैं दे करके जाऊंगा। वो डिपेंड करता था, वो आएंगे, सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन एक फेयर रहता था कि ये आशीष जी ने बोला है तो हो सकता है वो सुन ले, और अगर वो सुनेंगे तो मुझे, मतलब मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशंस चल रही थी। और क्योंकि जब हम लोग की शादी फरवरी में फिक्स हुई थी और जून में हमारी शादी थी, तो मैं जब शादी करके आई थी तो इतनी मोटी सी डायरी, वो आज भी मेरे पास में है, वो नोट्स की डायरी, वो मेरे साथ में आई थी। और मतलब मेरा एक एक प्रोडक्ट पे जो कमांड था, वो मैं कह सकती हूँ कि वो चीज मेरे लिए प्रिपेयर्ड था, और मुझे बहुत ज्यादा ऐसा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रोडक्ट्स से मैं टोटली पॉजिटिव थी, उसकी प्रिपरेशन हो रखी थी। बट हाँ, जब ये भी नहीं कह सकती कि मैं 2012 में ज्वाइन करते ही साथ बहुत ज्यादा बिजनेस में आ गई थी, या बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस को मैंने अपने अंदर डाल लिया था। 2012 में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे से बिजनेस करने को कहते हैं, मैं चली जाती हूँ मीटिंग में, बट कोई बात नहीं, मैं ये अपनी जो जॉब है ना, ये जॉब ढूंढने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट रखूंगी, मैं इसको ड्रॉप आउट नहीं करूंगी। क्योंकि माइंडसेट यही था, बचपन से माइंडसेट यही क्रिएट किया गया था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो एक्स बैंकर थे, हैं, और वो रिटायर हो गए हैं अब। तो हमेशा से थॉट प्रोसेस में यही चलता था मुझे जॉब करनी है। तो 2012 में भी यही चल रहा था, और मैंने सोचा चलो अच्छा ठीक है, देखा भी गूगल पे, बहुत जगह सर्च किया। बट 2012 में जो हमारी मेलबर्न की ट्रिप थी, दैट वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन, मैं कह सकती हूँ वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन, जो मैं पहले सपना देखती थी कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, मैं जॉब करूंगी तो मैं अपने पैसे कमा करके खुद से जाऊंगी। हर बच्चे का ये होता है।
तो 2012 में दिसंबर में हम लोग गए थे और मेरे लिए टोटली सरप्राइज था वो कि यार मेरे को मेलबर्न की ट्रिप मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया मैंने सोचा था वाओ। उस टाइम पे कहीं पे भी ये थॉट प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ आप जो सोचते हो वो पूरा होता है, लेकिन ठीक है अच्छे से परचेजिंग की, गए भी हम लोग मेलबर्न गए और वहां पे जब हम लोगों ने डिफरेंट मतलब बेसिकली मैंने जब डिफरेंट डिफरेंट जो वेलकमिंग थी ना एमवे की, जब हम लोग यहाँ से जाते हैं वो हर जो भी मतलब जितने लोग भी उस ट्रिप को अवेल किए हैं वो सब जानते होंगे, जो वेलकम करती है ना वो शायद एक दामाद को उसके ससुराल में भी नहीं मिलती होगी, ठीक है। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की। उसके बाद में वहां पे मैंने एक डिसीजन लिया था। क्या हुआ था कि एक जगह पे ना लाइन लगानी पड़ती है कि ये टोकन लीजिए और आप लोग जाइए आगे और वहां पे लंच मिलेगा, वहां पे डिनर मिलेगा, तो वो मिल रहा था। और साइड में एक और थी, वहां पे आपको कोई ऐसी लाइन नहीं लगानी पड़ रही थी और वहां पे सब लोग कंटिन्यूअसली चले जा रहे थे। तो मैंने आशीष जी से पूछा कि ये लोग डायरेक्टली चले जा रहे हैं और हमको लाइन क्यों लगानी पड़ रही है। तो इन्होंने बोला, आशीष जी का ये आंसर था कि ये वाली जो मतलब ये जो कंपार्टमेंट है ना ये डायमंड्स एंड अप का है, इनको लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। तो दैट वाज द डे कि मैंने ये चीज अपने दिमाग में इस चीज को डाल लिया था कि हाँ मेरे को डायमंड बनना है और डायमंड का जो पोजीशन होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपको एक अलग ही कह सकते हैं वेलकमिंग मिलती है। और इस तरीके से मेरा मतलब कह सकते हो कि मेरा जो माइंड था वो डाइवर्ट हुआ थोड़ा। फिर वहां पे जब हमने डायमंड्स एंड अप लीडर्स को सुना तो उनकी जो कह सकते हैं लाइफस्टाइल थी, रहने की जो तरीका था और बहुत सारी चीजें मतलब उनका ऑरा, उनका चलने का स्टाइल, उनका बैठने का, उनका ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट की। और साथ ही साथ मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो ये था, उस जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे उस जो ट्रिप मिली थी वो, और उससे मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया कि हाँ आपके सपने पूरे होते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं अगर आप उसको अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चल रही है अगर आप उसको कह सकते हैं अगर उसको पाने के लिए अगर आप उस प्रोसेस को अपना रहे हो, उस प्रोसेस को कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ड्रीम्स हैं वो आपकी एक्वायर होंगी और जल्दी से जल्दी आप उस चीज को अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे। सो मुझे बेसिकली यही था सर कि वो ड्रीम जो मतलब जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे जो मुझे विजन मिला कि हाँ सपने सच होते हैं, बस यही चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट की। और उसके बाद से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लाइफ में जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो सारी चीजें दे दी थी एक साथ, कह सकते हैं। थैंक यू मैम। मेरे ख्याल से श्याम सर का नेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो जब तक वो कनेक्ट करते हैं तब तक मैं उनके बिहाफ पे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ, फिर सर आके आ जाएंगे। तो सर से मेरी बात हो रही थी, तो सर ने डेफिनेटली एक बात ये जरूर कहा था, आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि बीएफआई और बीबीआई क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वालिफाई किया जाए। ओके उत्तम जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा बीएफआई और बीबीआई। आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनको कोई चैलेंज देके इस मीटिंग में बिठाया गया है। सो बीएफआई अगर हम बात करें तो ब्रांच फाउंडेशन इंसेंटिव इसे कहते हैं। और आज की डेट में अगर हम एमबीए बिजनेस की बात करें तो पूरा का पूरा बिजनेस इसी बीएफआई लेवल पे ही टिका हुआ है ना। बीएफआई एक कह सकते हैं कि एक वो ईंट है जिसको हटाने से पूरी की पूरी दीवार गिर सकती है ना। वो बैलेंस बिजनेस का है कि अगर उस ईंट को हटा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बीएफआई एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है आज की डेट में, क्योंकि यहीं से हमारी कोर प्लस की बहुत जबरदस्त शुरुआत होती है, जहां पे हम मल्टीप्लायर इनकम में इंटर कर जाते हैं और एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं। जैसे 9% वो भी है जिसमें दो लोगों ने 600 पी का पर्सनल डिटेल कर लिया, दो क्वीन डिटेल कर लिया या एटमॉस्फेयर मिनी 3-4 डिटेल कर लिया, तो भी 9% के लीडर कहे जाएंगे। उनको इनकम भी हो सकता है अच्छी आए, पर्सनल डिटेलिंग अच्छी होगी तो पर्सनल इनकम भी अच्छी आएगी और उनका वॉल्यूम अच्छा होगा। बट क्या अगले महीनों सस्टेन करेंगे? क्या अगले महीने भी 2 क्वीन या 2 एटमॉस्फेयर मिनी वो निकाल पाएंगे? या अगले महीने भी उनके पास इतने कस्टमर होंगे कि वो 600 बी का टर्नओवर कर पाएंगे? टर्नओवर आप करते हैं 600 पॉइंट, नॉट बैड, वेरी गुड। 300, 400, 500 जितने पीवी आप करते हैं दैट्स वेरी गुड। बट अगर हम बीएफआई की बात करें तो बीएफआई हमेशा एक स्ट्रक्चर पे मिलता है। वहां पे भी आप 9 पॉइंट का बिजनेस 1200 पॉइंट का करते हैं, बट 3 डिफरेंट लेग आपकी 200 पॉइंट जनरेट करती है। अब 3 डिफरेंट लेग जब 200 पॉइंट जनरेट करती है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़े प्लान दिखाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और कहते हैं कि एमबीए बिजनेस में 5000 कमाना कठिन है, 50,000 कमाना आसान है ना। क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में
जो आप स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं ना, वहीं पे थोड़ी दर्द होती, वहीं पे निगेटिव फेज में आप लोगों का सामना करते हैं, वहीं पे आपसे सवाल किए जाते हैं, वहीं पे आपसे तर्क नहीं कुतर्क किया जाता है, तर्क भी नहीं किया जाता, कुतर्क किया जाता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसको सुनने के बाद अजीब सा होता है। कोई अच्छा प्रोफेशनल आदमी हो सके, अच्छा अब आप साबुन तेल के बिजनेस में हैं, अभी कुछ नहीं मिला था, बैंक की नौकरी छोड़ के साबुन बेच रहे हो, है ना, तो अच्छा अब आप सिंगापुर कब जा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पे क्या था, कमेंट लोग पास करते हैं, और उस कमेंट के फेज में अपने आप को स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर बिल्ड करके जाते हैं तो आप उस फेज में बहुत अच्छे से रह जाते हैं, बन जाते हैं। और अगर आप स्ट्रक्चर बिल्ड करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है आप 9 पॉइंट के बाद भी बिजनेस से आउट हो जाए। बट अगर आपके नीचे 4-10 डाउनलाइन 4-6 आ जाते हैं तो आपके अंदर एक लीडरशिप एक करेक्टर आ जाते हैं, और आप फिर उनके साथ मिलके अपने सुख दुख को बांटना शुरू करते हैं, अपने ड्रीम को एक दूसरे से बांटते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से जब से मैंने कोर प्लस में BFI का पिन लेवल लाया है, इट्स वेरी 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 डायनेमिक पिन। अगर आप सब, पहला टारगेट तो CSI का है, बट अगर आप BFI पे फोकस करते हैं और BFI अंडर BFI करके आप BBI और PGDI की तरफ बढ़ते हैं, तो ये माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप जल्दी से जल्दी, बहुत लोगों को आपने देखा होगा बहुत साल से बिजनेस कर, बट दे आर नॉट एमरल्ड। बहुत से लोगों बिजनेस कर, दे आर नॉट डायमंड, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्या किया, एक लेग पे खड़े रहे, पोलियो ग्रस्त हो गए, एक लेग उनकी बहुत आगे चली गई, दूसरी लेग में एक पोलियो का डंडा लगा हुआ, तीसरी लेग है नहीं। जब आप स्ट्रक्चर के साथ स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि आपको 3 लेग ओपन करनी है, तो आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। एक साथ 3 ओपन करते हैं, फिर एक साथ 3 और ओपन करते हैं, डबल BFI कर लेते हैं, तो आप BBI की तरफ पहुंच जाते हैं, और यहाँ से आपकी एमरल्डशिप की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और विदिन, अगर आज आप एक नए BFI हैं, अपने अपलाइन के कंसर्न में रहेंगे, तो विदिन 2 years यू विल बी एमरल्ड, और विदिन 3 years यू विल बी अ डायमंड। बहुत ही अच्छा आशीष जी, आपके उदाहरण मुझे लग रहा है हमेशा याद रह जाएंगे, क्योंकि वो पोलियो ग्रस्त होकर कोई नहीं ग्रो करना चाहता है। ठीक है, और आप एकदम सही कह रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने BFI क्वालिफाई किया, मैंने 12 महीने किया, और इससे पैसे बहुत अच्छे आए। मतलब मैंने श्याम सर से बताया भी कि मैंने जब BBI क्वालिफाई किया तो ऑलमोस्ट 60,000 में कुछ 100 रुपए बच गए थे। ठीक है, और ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर यहाँ पे इतने पैसे आ सकते हैं तो सिल्वर प्लैटिनम पे अच्छे स्ट्रक्चर के साथ कितना आएगा। ठीक है, बाकी आस्था जी से कुछ पूछना चाहेंगे चारों? नमस्कार मैम, और बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट्स हमें सीखने को मिल रहे हैं आशीष जी से और आस्था जी से। आस्था मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और कि बिजनेस को और अच्छे से ग्रो करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए लेडीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हो सकती हैं आपकी तरफ से? श्योर, मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी काम को करने के लिए आपका जो माइंडसेट है ना, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो एक छोटा सा आपको बुटीक ओपन करना हो, या चाहे छोटा सा एक आपको पार्लर ओपन करना हो, उसके लिए ना माइंडसेट होना ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है इनफैक्ट। और कहते हैं ना कि लेडीज जो है, हम जितनी भी लेडीज हैं, मैं सारी लेडीज की बात कर रही हूँ, कि हम सब लोगों का ना माइंडसेट स्टार्टिंग से यही बनाया जाता है। जब से हम मतलब बड़े होते हैं, तब से हम लोगों को यही बताया जाता है कि आपकी शादी होनी है, आप बड़े होकर के दूसरे घर में जाओगे, और साथ ही साथ आपको दूसरी फैमिली को अडॉप्ट करना है। तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो उस चीज के लिए हमेशा से प्रिपेयर होता है। और धीरे धीरे करके जब हमारी शादी होती है, तो हम लोग जो दूसरी फैमिली होती है, जो जिसमें हम लोग जाते हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे उस फैमिली के एटमॉस्फेयर को हम लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर चीज आपके अकॉर्डिंगली होती रही हो। उस टाइम पे सिचुएशंस हमेशा डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो, लेकिन फिर भी हम लेडीज जो है वो धीरे धीरे करके उस फैमिली में, उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाते हैं। और अगर यही बात अगर हम मेल्स की करें, तो क्यों मेल्स के साथ में अगर होता है ना, तो अगर मुश्किल से 10 दिन भी रहने को उनको बोल दिया जाए कि आप ससुराल में रह लो, तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है। हम लोगों को हमेशा माइंडसेट, हम लोगों का इस चीज के लिए प्रिपेयर कराया जाता है कि हाँ, आपको दूसरी फैमिली में जाना है। तो ये जो गेम है ना, वो माइंडसेट का गेम है। और इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो ये बिजनेस भी ना माइंडसेट का है। अगर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जब मैंने इस बिजनेस को किया था, तो मैंने देखा था, उस सेमिनार में
में जब मैं गई थी तो मैंने डॉक्टर्स को देखा था, मैंने इंजीनियर्स को देखा था, मैंने होम मेकर्स को देखा था, मैंने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी देखा था, एक ब्यूरोक्रेट को भी देखा था, एक IITian को भी देखा था और एक कम पढ़े लिखे को भी देखा था, जिसमें हम लोगों की जो एमरल्ड है वो है कह सकते हैं वो पंचर बनाते थे और वो धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने मेहनत की इस बिजनेस में और फिर वो एक अच्छे पिन लेवल एमरल्डशिप को अचीव किए। तो यहाँ पे जो गेम था वो पूरा माइंडसेट का था। और मैं हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगी कि किचन में खाना बनाना ना शौक होना चाहिए, मजबूरी नहीं। अपनी जिंदगी में शौक को पालिए, मजबूरी को नहीं। तो ये जो बिजनेस है ना वो आपको मजबूरी में कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेगा। आपका माइंडसेट अगर क्लियर है, आपके ड्रीम्स अगर क्लियर हैं, आपके डिजायर्स अगर क्लियर हैं, तो आप इस बिजनेस में वो सारे लेवल्स अचीव कर सकते हो जो आगे मतलब आप लोग अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस सेमिनार्स में आप लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को। और साथ ही साथ मैं इस एंटरप्रेन्योर जर्नी, जो लेडीज की एंटरप्रेन्योर जर्नी है, जो रोल है, वो उसके बारे में मैं जरूर कुछ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। मैं उस पे जरूर थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि फोकस करना चाहूंगी कि अपनी ड्रीम्स को ना पंख दीजिए उड़ने के लिए, ठीक है। अपने खुद को पहचानिए, खुद की जो अहमियत है उसको पहचानिए, आपके जो स्किल्स हैं उसको पहचानिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके जो बर्निंग डिजायर्स हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं उसको पहचानिए। जो ड्रीम्स होते हैं ना वो फ्यूल होते हैं, इस बिजनेस का ना फ्यूल है ड्रीम्स, सपने जो है वो इस बिजनेस के का फ्यूल है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो हाउसवाइफ्स होती है ना उनके पास में उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, राइट। काम बहुत सारा होता है, बहुत सारा काम करते हैं, थक भी जाते हैं, बट कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिलती है, यहाँ पे आपको आपके नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना कि हाउसवाइफ दिन भर काम करती है और रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर होती है कि कहते हैं कि शादी के बाद कुछ टाइम तक आलू जो होता है ना वो पनीर लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो पनीर होता है ना वो भी आलू लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डे बाय डे जो आपकी जो एक अहमियत होती है ना आपके ससुराल में, आपके घर में, वो डे बाय डे कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल एक हाउसवाइफ हैं, आप सिंपली एक होम मेकर हैं, ठीक है। तो अपने जो आपके स्किल्स हैं उसको एनहांस करिए, उसको और ज्यादा कह सकते हैं उसको और ज्यादा निखारिए। और साथ ही साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, इस बिजनेस में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट आप खुद के लिए क्रिएट करते हैं। रिकॉग्निशन कहते हैं कि एक फोटो फ्रेम में, अगर आप एक फोटो फ्रेम को देखिए उसमें बहुत सारे खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन हमारी नजरें किसको ढूंढती है? हमारी खुद की फोटो को। हम खुद को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, राइट। तो ये बिजनेस जो है वो आपको रिकॉग्निशन देता है आपकी लाइफ में। कह सकते हैं जब आपके हस्बैंड किसी जॉब में होते हैं तो वहां पे आपके नाम से नहीं जाना जाता, आपको आपके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। आपके ससुराल में आपको उस फलाने की बहू के नाम से जाना जाता है। ये बिजनेस जो है आपको आपकी पहचान देता है, इसमें आप अपनी पहचान क्रिएट कर सकते हो। और कह सकते हैं कि इस बिजनेस का जो एक और खूबसूरत सा जो पार्ट है ना वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता कुछ होता है, क्योंकि आपके घर में अर्निंग मेंबर सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड है या फिर आपके फादर है, तो खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसको अपनी लाइफ का एक सेकंड कह सकते हैं सेकंड अर्निंग सोर्स बनाइए। जैसे एक एग्जांपल के साथ में मैं जरूर बताना चाहूंगी, आपके पास में एक बकेट है, उसमें सपोज करिए कि 12 अंडे हैं, ठीक। और इन केस अगर वो बकेट गिर के टूट जाती है तो जो 12 अंडे हैं वो सारे के सारे फूट जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि अगर आप उन छह अंडों को अदर बास्केट में और दूसरे 6 अंडों को अदर बास्केट में रखते हैं, तो अगर वो इन केस अगर वो एक जो बकेट है वो गिर जाती है और टूट जाती है तो आपके पास में आपके हाथ में वो 6 अंडे रहेंगे, जिससे आप आगे कुछ भी जो भी बनाना चाहते हैं आप उसको बना सकें। तो ये बताने का मेरा एक मकसद था कि अपनी लाइफ में एक अदर इनकम को जनरेट करने का एक सोर्स जो है जो आपकी लाइफ में आया है उसको जरूर पकड़ करके रखिए, एक पार्ट टाइम इनकम को जरूर जनरेट करिए और उस इनकम से आप अपने लिए एक आईफोन खरीद सकते हैं, उस इनकम से आप अपने लिए एक ज्वेलरी बना सकते हैं, उस इनकम से आप एक अच्छी जो आपकी कह सकते हैं कि ड्रीम रही हो साड़ी को खरीदने की या प्राइस टैग देख करके छोड़ दी हो उस साड़ी को आप खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप उस इनकम से जनरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम में काम करके। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि खुद को चेंज करिए, क्योंकि लाइफ में ना चेंज इज ओनली द कांस्टेंट थिंग। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस जो ओपन मीटिंग्स होती हैं उसमें आने को नहीं रेडी हैं, अगर आप अपने घर में की चाय छोड़ करके अपने कपड़ों को चेंज करके दूसरों के घर में जाकर के
चाय पीने को नहीं रेडी हैं, अगर आप इस तरीके की लेडीज मीटिंग करने को नहीं रेडी हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग करना है, दुनिया में कुछ दे करके जाना है, कुछ अलग क्रिएट करके जाना है, तो सिर्फ यही छोटे छोटे से काम हैं, उसको करिए। प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको अगर हम किसी के कहने पे अपने मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं, तो अपने सपनों को पाने के लिए हम एमवे के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस एमवे की मीटिंग में क्यों नहीं आ सकते हैं? तो सिर्फ आप जितनी भी लेडीज हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, थोड़ा सा कुछ अलग इनकम जनरेट करनी है, अगर अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी है सोसाइटी में, तो इस बिजनेस को जरूर करिए। मैरी कॉम ने भी इस बिजनेस को किया था, उनके पास में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, और मैरी कॉम मूवी आई थी जिसमें ये डायलॉग था कि एक लेडी जब माँ बनती है तो उसकी जो पावर होती है ना, वो दुगनी हो जाती है, ठीक। लेकिन हमारे जो इंडियन कल्चर है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसमें ये कहा जाता है कि आप अगर माँ बने हो तो आपको 1 साल पूरा बच्चे को देना है। ऐसा क्यों? हमारी जब पावर दुगनी हो जाती है तो हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं ना, उस टाइम में हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और अभी तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि सब कुछ जूम पे होने लगा है, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, तो हम क्यों नहीं इसको पार्ट टाइम में बिल्ड करते हैं, क्यों नहीं हम इसको पार्ट टाइम में करने का डिसीजन लेते हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, मैं भी आप लोगों की तरह ही इस बिजनेस से उतनी ही हेट करती थी जितना मतलब मैंने किया, और जो कुछ भी मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ने दिया लाइफ में, आई रियली थैंक टू गॉड कि मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिला और मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करने को मिला। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी लास्ट में, कि सक्सेस की सबसे जो खास बात है ना, वो ये है कि वो मेहनत करने वालों पे हमेशा फिदा हो जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ पाने को, तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बैक टू यू सर। आस्था भी रुकिएगा, मुझे और सवाल आपसे करने हैं। वैसे आशीष जी, एक बात मुझे बताइए कि आपने तो इतना सॉलिड बिजनेस बनाया है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी आपका बिजनेस, कभी कभी क्या चूक हो जाती है लोगों से, जो वो पोटेंशियल नहीं निकाल पाते बिजनेस से, और कभी कभी तो बिजनेस से भी बाहर हो जाते हैं लोग, क्या वो चूक होती है लोगों से? कई एग्जाम्पल आपके सामने आए होंगे, ऐसी क्या गलतियां होती हैं? वो आदमी 1 लाख रुपए महीने बना सकता, सब जानता भी है, सब कुछ है, फिर भी कुछ कमियों के नाते उसकी पोटेंशियल नहीं निकल पा रही है, जितना अर्न कर सकता उतना अर्न नहीं कर पा रहा है, क्या वो चूक होती है? आपके अनुभव में क्या देखा आपने लोगों को? सर चूक ऐसा चूक ऐसी कुछ नहीं होती, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान जब इस बिजनेस को डेवलप कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका बिलीव लेवल, जो बिलीव का सिस्टम है ना, वो बहुत डाउन हो जाता है। और जब वो बिलीव सिस्टम डाउन होता है, उसका कोई चैलेंज आ गया अचानक से उसके पास, तो जब कोई बिलीफ सिस्टम डाउन हो तो उसको लगता है यार मैं करूं तो क्या करूं, और उस समय सबसे बड़ी गलती आदमी करता है, वो अपने अपलाइन से दूर होता है ना। कहते हैं अगर आपको फेल होना इस बिजनेस में, तो 2-3 काम छोड़ दीजिए, अपलाइन से बात करना बंद कर दीजिए, कैसेट सुनना छोड़ दीजिए, मीटिंग में आना छोड़ दीजिए, है ना, तो आप अपने आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। और सफल होना है तो इसको और ज्यादा अपने बिजनेस में ले आइए। तो वहां पे क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा सा कहीं चैलेंज आता है ना, थोड़ा सा भी कहीं चैलेंज आता है, तो होता ये है कि हम जैसे कहते हैं कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और जब बीमार नहीं पड़ता तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। हम भी यही बात कहते हैं, अगर आप बीमार हैं तो अपलाइन के पास जाइए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जब आदमी बीमार होता है बिजनेस में, तो अपलाइन से दूरी बना लेता है, और वहीं पे वो इस बिजनेस से आउट होने की उसकी शुरुआत हो जाती है। अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देगा, या थोड़ी बहुत कहीं कहीं ऐसी भी दिक्कतें आती हैं ग्रुप में कि कहीं पैसे का कोई लेन देन गड़बड़ हो जाता है, या प्रोडक्ट्स का लेन देन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत चैलेंज कभी कभी ऐसा आता है, उससे भी लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो ऑनेस्टी इस बिजनेस की बहुत सुपर पॉलिसी है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करेंगे, अगर आप बिल्कुल कहते हैं ना 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करेंगे, पैसे का मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑनेस्टी के साथ प्रोडक्ट का मैसेज नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने एक अपने क्राउन एम्बेसडर सुना था कि जिस मद का पैसा आ रहा, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, अगर आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम का पैसा आ रहा है, तो वो पैसा, वो वही नोट, सेम नोट जो आया है 500 का, 1000 का, वही नोट स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में जाना चाहिए। अगर आपने नोट भी बदल दी तो आपके अंदर डिसऑनेस्टी है, भले आपके पास कितना पैसा हो। तो आप जो पैसा जिस मद का, अगर किसी की पीवी आई, आपके पास किसी कस्टमर का या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट पीवी आ गया, आपको ये करना है, और आपने चलो आज नहीं कल करेंगे, आज इससे हम ये काम कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप
वो कहते हैं, वो तो टर्म में कहते हैं कि आप तो चोर निकल गए, आपको तो बिजनेस करना था, आप तो ने तो चोरी करनी। तो आप क्या इस यहाँ पे भी कभी कभी चले जाता है कि हम इस तरीके का कोई ना जाने अनजाने में हम ऐसी गलती करते हैं और फिर कम्युनिकेशन गैप होता है अपलाइन डाउनलाइन में, और फिर वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है। तो इन सब चीजों का हम थोड़ा थोड़ा, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं, तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिलीव लेवल बहुत स्ट्रांग होगा और हम इस बिजनेस में कभी आउट नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात। एक दिन सफल जरूर होंगे, है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक दिन में सफलता जरूर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशीष जी, आपने बड़े सरल ढंग से कह दिया कि वाकई अगर इससे दूर होते हैं तो असफलता, इसका मतलब असफलता को न्योता दे रहे हैं, सीडी नहीं सुन रहे हैं, अपलाइन से कम्युनिकेशन में नहीं और बुक नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं आस्था जी से, अच्छा कहीं बात कर रही है लग रहा है, कोई बात नहीं, आप फोन ले लो, आशीष से ही मैं पूछ लेता हूँ, तब तक आप बात कर लो। आशीष जी, आजकल बीएफआई और बीबीआई की बड़ी चर्चा चल रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आज की, जब जहां भी देखिए बीएफआई बीबीआई, इसका क्या? सर आपकी अनुपस्थिति में ये सवाल मैं पूछ चुका था आशीष जी से। अच्छा, ये सवाल आप पूछ चुके हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में मैं एब्सेंट था तो ओके ओके। वैसे कैसे क्वालिफाई करने की सलाह देते हैं आशीष? इस पे आपने बात न किया हो तो फिर से थोड़ा सा, अगर कोई यहाँ सुन रहा आपको, वो बीएफआई जाना चाहता है, बीबीआई जाना चाहता है, तो आप कैसे उसे सलाह, अपनी टीम को कैसे आप बताते हैं? सबसे पहली बात तो बीएफआई बनने के लिए सबसे बेसिक चीज मैं आता हूँ कि हमेशा एक ड्रीम बिल्डर बनिए। अगर आपको ड्रीम बिल्डर अगर आप बनेंगे तो ही आप बड़े बिजनेस के बारे में सोच पाएंगे, जिसकी स्टार्टिंग एक छोटे पिन लेवल से होती है। और बीएफआई और बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है, बीएफआई या बीबीआई, बीएफआई के बाद ही बीबीआई जाएंगे। तो बीएफआई कह सकते हैं कि मैंने वैसे बताया था कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे चोट करने से पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, और जहां को स्ट्रॉन्ग करने से आप उस पर कई और मंजिलें खड़े करते चले जाएंगे। ये वो न्यू कह सकते हैं आप है। तो अब ड्रीम बिल्डर अगर आप होंगे, जब आप ड्रीम बिल्ड कर पाएंगे तो आपके साथ जो लोग आएंगे आप उनके भी ड्रीम बिल्ड कर पाएंगे। तो ड्रीम बिल्डर होना होगा, और साथ साथ आपको लिस्ट बिल्डर भी होना पड़ेगा। बीएफआई जाने के लिए अगर आप लिस्ट बिल्डर नहीं है, आपने लिस्ट को बिल्ड करना नहीं जानते कि हम लिस्ट को कैसे बढ़ाएं और अपने लोगों की लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, तो बीएफआई जाने में अक्सर हमने देखा है कि इंसान गलती कहाँ करता है कि 2 4 10 लोगों से बात किया और उसको कुछ निगेटिव मिला, और जैसे निगेटिव मिलता कहता कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मेरी मानता ही नहीं है, कोई मीटिंग में आता ही नहीं। अभी कल ही मेरी एक डाउनलाइन से बात हुई थी, उनका भी टारगेट यही बीएफआई का था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कहे सर कोई मीटिंग में आता नहीं, जूम पे जिसको बुलाता हूँ सब लोग डिनाई कर जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कितने लोगों को आपने इनवाइट किया? उन्होंने कहा मैंने 3 लोगों को इनवाइट किया। मैंने कहा 3 लोगों से आप 3 लाख रुपए महीने कमाने के बारे में कैसे सोच सकते? हाउ इट पॉसिबल, है ना? डायमंड जाते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए की महीने की इनकम स्टार्टिंग में होती है, तो आप कैसे सोच सकते हैं? आप कम से कम 30 लोगों को इन्वाइट करिए, फिर ना आए तो बताइए, है ना? हमारे डायमंड कहते हैं कि 300 ना सुनने आपको, बस दैट्स ऑल। अगर आप 300 ना सुन लिए तो आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाने वाले इंसान बन जाएंगे। वो 300 ना आप 3 महीने में सुनते हैं, 3 साल में सुनते हैं, 30 साल में सुनते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने जल्दी कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जिंदगी में कितना शुगर लेना और कितना साल्ट लेना है, इसका एक कोटा भगवान तय करके जाता है। जब आप ज्यादा मीठा खाने लगते हैं तो आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो चुका है। जब आप ज्यादा नमक खाते हैं तो बीपी की बीमारी हो जाती है, आपका कोटा पूरा हो गया है ना? तो ये कोटा आपको 300 ना सुनने हैं, कितने जल्दी इस कोटा पूरा करते हो उतने जल्दी आप डायमंड से मिलेंगे। सर ओवर टू यू। क्या बात है, आपके बताने का अंदाज ऐसा है जो खट से बिल्कुल दिल में आके बैठ जा रहा है, और मुझे लगता है इसको रटने की जरूरत नहीं होगी और वो कभी भूलेगा भी नहीं। आपका एग्जाम्पल बड़ा सॉलिड। आस्था जी, मैं आपसे एक सवाल है, लेडीज से रिलेटेड है। कभी कभी लेडीज को लगता है कि मेरे हस्बैंड तो कर ही रहे हैं, जहां कहेंगे वहां चली जाऊंगी, जो कहेंगे पीछे पीछे मीटिंग में चली जाऊंगी, मतलब क्या फर्क पड़ता है, ये तो कर ही रहे हैं, ये प्लान दिखा लें और कभी कभी डेमो दिखा दिया, कभी किसी प्रोडक्ट की बात कर लिया, कॉलिंग वॉलिंग तो यही करेंगे, प्लान यही बताएंगे, तो कर ही रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है, हम नहीं करेंगे तो भी हो ही जाएगा। मैं चाहूंगा किस पे आप साथ में क्या बताना चाहेंगी लेडीज गर्ल्स को कि अगर ऐसा करते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा?
बिल्कुल सही सर। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों का यही सोचना होता है और यही मानना होता है, जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया था थोड़े टाइम पहले कि जब ये अकेले जाते थे कहीं पे तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित रह जाते थे। बट जब मेरी शादी हुई उनके साथ में तो हम लोग मतलब बेसिकली हम जो है वो उनके ड्राइंग रूम तक, ड्राइंग रूम से किचन तक पहुंच गए, किचन से बेडरूम तक पहुंच गए और इस तरीके से हम लोग बैठ करके एक साथ बात किए, अपनी आपस की बातें शेयर किए। और होता क्या है कि लेडीज के पास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे दिमाग में कह सकते हैं थॉट्स होते हैं जो शायद, और कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो यहीं पे रख पाते हैं। और ज्यादा होता है तो ज्यादा दिक्कतें आती है तो वो हस्बैंड के साथ में लड़ाई झगड़े में निकलती है। तो जनरली क्या होता है, लेडीज का जो रोल होता है ना वो इस बिजनेस में एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि आप कैलकुलेशन करिए, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा वीक है। मुझे मैथ्स जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो ये जो पार्ट है ना, ये रोल जो है ये आशीष जी को मैं सौंप देती हूँ। बट जो प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्लान दिखाना है, या फिर लेडीज के साथ में जो इंटीमेसी बनानी है, जो बॉन्डिंग बनानी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लेडी कर सकती है। ठीक, वो मेल्स नहीं कर सकते। और इवन लेडीज जो है ना वो सुनेंगे भी नहीं मेल्स को। ठीक है, और इनफैक्ट अगर मान लीजिए सुनने भी लगती है इन केस, तो शायद आपको ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आप लेडीज को ही दिक्कत होने लग जाएगी वहां पे। ठीक है, कि इनका आपके पास फोन क्यों आ रहा है ज्यादा, या ये आपसे ज्यादा बात क्यों कर रही हैं, या ये आप ही को फोन क्यों करती हैं, ये मुझे क्यों नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ना ये जो डोर है ना इसको आपको संभालना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लेडीज का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, कुछ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ बाय हार्ट जा रही हैं, तो भी ये जो बिजनेस है ना ये एक हाइट्स को टच कर सकता है। बाय हार्ट मतलब, क्योंकि ये हार्डकोर बिजनेस है, और बाय हार्ट मतलब ये होगा कि अगर आप उनके साथ में जा रहे हैं, जो टाइम है, जो 2-2.5 घंटा आप वहां पे दे रहे हैं पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के घर पे, वो सिर्फ आपका, आपके हस्बैंड का और इस बिजनेस का होना चाहिए। वहां पे आपको जो बाकी की चीजें, किचन का काम है, बच्चे को देखना है, या बाहर जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आनी चाहिए। ठीक, और जो बॉन्डिंग है ना घर की, वो लेडीज बनाती हैं। ठीक है, अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे घर के अंदर की पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट रहेगा। अगर आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव है, या थॉट प्रोसेस आपका नेगेटिव है, तो आप देखेंगे कि घर में हमेशा नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट रहेगा। ठीक है, अगर आप मीटिंग में नहीं जा रही हैं, अगर लेडीज का ज्यादा फोन आ रहा है आपके हस्बैंड के पास में, तो भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा घर पे, आप लोगों की लड़ाई होगी, आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर होगी, और आगे आपके शादी में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। वो डिपेंड नहीं करता है, भले ही आपके 13 साल हो गए, भले ही आपके 15 साल हो गए हो, भले ही आपके 21 साल हो गए हो। ठीक, तो ये जो है ना ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस में अपने हस्बैंड के साथ में 2-2.5 घंटा जाकर के दे रहे हैं, एक रिलेशनशिप को बना रहे हैं उन लेडीज के साथ में, तो यकीन मानिए कि कह सकते हैं ना कि एक लेडी बहुत सारे चमत्कार कर सकती है, बहुत सारे मिरेकल्स कर सकती है। तो आप सोचिए, जब आप अपनी जो वुमेन टीम है, या जो कह सकते हैं कि जो वुमेन का रोल है, अगर उस टीम को लेकर के चलते हैं, तो आप लोग कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिए, कुछ नहीं, प्रोडक्ट्स रिटेल करिए, प्रोडक्ट्स के बारे में लेडीज से बात करिए, उनके साथ में। मैं ये नहीं कहती कि 1-2 दिन में आपकी इंटीमेसी अच्छी बन जाएगी लेडीज के साथ, एक बॉन्डिंग बनाइए, उनसे बात करिए, 2 दिन पे बात करिए, 3 दिन पे बात करिए, और धीरे धीरे जब आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेडी जो है वो आपके साथ में, उनको नेचर आपका पसंद आएगा, तो वो आप अपनी जो बातें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आपसे शेयर करेंगी, और आप उनको सोल्यूशन देंगे उस प्रॉब्लम का। क्योंकि ये बिजनेस में ना हम सब लोग जो है ना, जितने भी लोग हैं, हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही देते हैं। इस बिजनेस में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसका सोल्यूशन निकाल करके उनके सामने रखते हैं। तो ये जो बिजनेस है ना, ये आपको बहुत सारी चीजें देता है। आप बस, मेरा इतना कहना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में जाइए अगर बाहर, तो दिल से जाइए, उनको सपोर्ट करिए। अगर वो कह रहे हैं ये काम आप करिए तो उसको करिए। लेडीज से बात करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो आप बताइए। अब जो बिजनेस का कमांड है उसको आप संभालिए। डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर हस्बैंड आपके काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी पीवी आएगी। अगर आप उनके साथ में एड ऑन हो जाते हैं, अगर आपके हस्बैंड 5,000 कर रहे हैं तो शायद आप अगर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे करेंगे तो शायद वो 7,000 तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि लेडीज का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में। तो उस रोल को प्ले करिए। लेडीज जो होती हैं ड्रीमर होती हैं, तो लेडीज के ड्रीम को जगाइए, और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की लेडीज टीम
तैयार करिए। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेडीज का रोल लेडीज ही कर सकती हैं, तो कभी कभी वो हस्बैंड के भरोसे ना छोड़ें लोग कि वो तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष जी, आपके पास में आता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डेप्थ डीलिंग, आपके इतने तजुर्बे में डेप्थ डीलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, उसे कैसे करने की सलाह आप देते हैं और कैसे करते हैं आप? सर डेप्थ सवाल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डेप्थ अगर हम बात करें तो वैसे भी कहते हैं डेप्थ मतलब गहराई। अगर समुंदर में ठहराव है तो गहराई है ना। बिजनेस में एक जबरदस्त ठहराव है, अगर सॉलिड बिजनेस है तो गहराई है, अगर नहीं है तो फिर वो बिजनेस सॉलिड नहीं रहेगा। तो जितना इंपॉर्टेंट विड्थ है उतना इंपॉर्टेंट डेप्थ है। विड्थ हमको प्रॉफिटेबिलिटी देती है, लेकिन डेप्थ हमको स्टेबिलिटी देती है। तो हमेशा बीइंग ए लीडर आपको डेप्थ बिल्डर जरूर होना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट भी अपने मीटिंग में रहता है, ड्रीम बिल्डर, लिस्ट बिल्डर, है ना। इस तरीके से हम आते हैं, तो विड्थ बिल्डर्स के बाद आते हैं डेप्थ बिल्डर पे। तो डेप्थ बिल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और ये काम किसी डाउनलाइन के भरोसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर उस लेग में जब तक एक फाउंडर प्लैटिनम लेवल का इंसान ना पहुंचे, तब तक आपको खुद अपनी, वैसे आप काउंसिल भी थोड़ा एक्टिव अपलाइन, बट मेरा ये मानना है कि जब तक आपके ग्रुप में कम से कम फाउंडर लेवल का एक लीडर ना पहुंचे, तब तक आप डेप्थ ड्राइव के बारे में खुद सोचिए कि हमें उस एकदम डीपेस्ट पॉइंट पे जाके काम करना है। क्योंकि अगर कोई एक बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपरी छत पे आग लगेगी तो नीचे वाले बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नीचे की छत, नीचे आग लग गई, ऊपर तक भगदड़ मच जाएगी कि जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब नीचे आप डेप्थ में आग लगाए रहेंगे, पीवी लाते रहेंगे, ज्वाइनिंग लाते रहेंगे, तो ऊपर तक सब के सब जगह रहेंगे, कुछ ना कुछ साइड में वॉल्यूम करते रहेंगे। और आपको पता नहीं, वो जो कुछ में साइड वॉल्यूम होता है, कुछ साइड वॉल्यूम होता है, ये बहुत बड़ा पैसा देता है आपको। अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा, अगर नीचे डेप्थ में जाके 10,000 पीपी होता है और ऊपर कोई 1000 पी, कोई 500 पी, कोई 600 पी अलग से करता है ना, वो जो पैसा होता है ना, वो एक लेग को ड्राइव करने के बराबर का आमदनी आपको मिलती है ना। तो अपने अपलाइन के साथ बैठिएगा। तो डेप्थ ड्राइविंग एक आर्ट है, निश्चित तौर पे एक आर्ट है, जिसको आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के सीखना चाहिए। बीएफआई के नीचे बीएफआई के नीचे बीएफआई के नीचे बीएफआई, अगर आप इस तरीके से 10 डीप चले जाते हैं तो आपकी वो लग बिल्कुल सॉलिड हो जाती है। आपको उस लेग से टेंशन फ्री होकर आप चद्दर तान के सो भी जाएंगे ना, तो भी लग आपकी क्यू लेग हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने बताया। आस्था जी, रिलेशनशिप के बारे में तो हालांकि आपने बहुत इशारा कर दिया है, लेकिन एक लेडीज का अगर मैं डेली रूटीन में देखूं, एक लेडीज का सुबह से शाम तक आपके हिसाब से क्या आइडियल रोल होना चाहिए? सुबह से शाम तक एक दिन का उसका क्या रोल आप कहते हो? क्या वो करे कि उसे लगे कि हमने बढ़िया काम किया आज? श्योर सर। जैसे होता है ना कि मेरा मानना है कि अगर आप अपने दिन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मतलब जो जनरली हम लोग अपनाते हैं अपनी लाइफ में या अपनी जिंदगी में, जिस चीज को हम लोग कहते हैं, तो पहला जो है ना वो ये है कि आपका मॉर्निंग सेशन एक होना चाहिए, जिसमें आप 6 to 10 या आप जिस टाइम पे भी उठते हो 8 to 10 या 8 to 11 12 उस टाइम पे कैटेगराइज कर लीजिए। उस टाइम पे आप कुछ एजेंडा वगैरह सेट करिए। विश गुड मॉर्निंग, ये चीजें आजकल व्हाट्सएप पे बहुत कॉमन हो गई है। विश गुड मॉर्निंग, लिसन टू दिस स्ट्रीमिंग, मेक कॉल्स, इसको एक पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं अपने दिन के। उसके बाद में डे सेशन करिए, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 10 to या 11 to 6 जो पीएम होता है, उस टाइम पे आप लोग अपने अपने ऑक्यूपेशन पे फोकस करिए। साथ ही साथ जो इंस्पिरेशनल इंस्पिरेशनल सीडीज हैं उसको सुनिए। कह सकते हैं कि उसको सुन करके कुछ नोट्स प्रिपेयर करिए। अगर आप ऑक्यूपेशन में हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, आप अपने ऑक्यूपेशन पे फोकस करिए। अगर आप होम मेकर हैं तो आप उस टाइम पे उस सीडीज को सुन करके कुछ नोट्स बनाइए। जो अच्छे अच्छे डायमेंशन आपकी सीडीज है उसको सुनिए और उससे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए। साथ ही साथ पीवी लॉग इन करिए। उस टाइम पे पीवी वगैरह को देखिए कि क्या चल रहा है, कितने न्यू ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं। और उसके बाद में बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अब जूम पे होने लग गए हैं, तो इस तरीके से आप अपना दिन का सेशन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं इवनिंग सेशन की बात करूं तो इवनिंग सेशन में आप 6 से लेके 10 तक का टाइम होता है इवनिंग का, तो उसमें आप शो द प्लान, एसटीपी करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, साथ ही साथ फॉलो अप करना है और प्रॉपर मतलब जो कह सकते हैं ना कि प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप होते हैं उसको कर सकते हैं आप लोग।
और एक क्लास में जो वर्क करना है वो ये है कि पेस मीटिंग करना जरूरी है, जिससे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे नए नए नॉलेज मिलता है। तो इसको इस तरीके से आप इवनिंग सेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, और उसके बाद में जो लास्ट का नाइट सेशन होता है उसको 10 to 12 के बीच में आप कैटेगराइज करिए। उस टाइम पे आप काउंसलिंग करिए, उस टाइम पे आप अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग करिए, अपना गोल सेट करिए और प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करिए। और सोने से पहले मैं यही बोलूंगी कि 5 से 10 मिनट अपने ड्रीम को दीजिए, उन सपनों को लिखिए, और साथ ही साथ एक अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते कहते हैं ना नींद आ जाती है, चाहे वो स्टडीज करते हुए स्टूडेंट हो चाहे वो हम लोग हो। तो एक अच्छा थॉट प्रोसेस रहेगा आपका जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग बहुत ही बखूबी होगी। तो इस तरीके से आप अपने दिन को कैटेगराइज कर सकते हैं और कुछ नया अचीव कर सकते हैं आगे आने वाले लाइफ में। सो ओवर टू यू सर। बहुत 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 अच्छा आस्था जी आपने बताया, पूरा दिन भर का जो प्रोग्राम लोगों का फायदा होना था, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया। मैं जब डिसाइड कर रहा था कि इस प्रोग्राम में मैं किस गेस्ट स्पीकर को बुलाऊं, तो मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी ऑल ओवर इंडिया, लेकिन मैं अभी इतना खुश हो रहा हूं कि मैंने जो निर्णय लिया, आप दोनों से बढ़िया कोई आज की तारीख में मेरे लिए नहीं था। ये जो हमारी टीम को जरूरत है, जिन पॉइंट्स को आप टच कर रहे हो। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया में इस बिजनेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? सर, इंडिया जैसा कि हम जानते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है ना, और अगर हम इंडिया के कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पे आज हम शेयर मार्केट की उछाल को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों का रुझान बिटकॉइन के तरफ देख रहे हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी के तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे लोग बहुत अपने आप को डिजिटल मोड में ला चुके हैं। अगर आज एक हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, आप सोचिए कि दोनों जॉब में हैं, अगर उनके यहाँ टूथपेस्ट खत्म होता तो वो किसी शॉप पे जाना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन टूथपेस्ट मंगाते कि सुबह तक या अगले दिन तक उनके पास टूथपेस्ट आ जाए। वहां पे अगर आप इस बिजनेस की पोटेंसी की बात करें, जहाँ पे एमवे सब कुछ डिजिटल मोड में आज के डेट में, अगर हम XYZ कंपनी की बात करें तो बहुत सी कंपनियां ये कह रही हैं कि जो है हम नए नए स्टोर खोल रहे हैं, एमवे का स्टोर बंद हो रहा है। तो आज जो एमवे सोच रहा है, अभी उनको वहां पहुंचने में 10 साल और लगेगा, है ना। आज अगर एमवे इतनी बड़ी इंडस्ट्री होकर सोच रही है कि हम अपने स्टोर को क्लोज करके और कुछ मैसिव कर रही है कि होम डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग करे, जैसे अमेजॉन की डिलीवरी है, इस तरीके से अपने होम डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग करे कि आज आपने ऑर्डर लगाया, कल सुबह तक डिलीवरी आपके घर पे, है ना। और दूसरे लोग कह रहे हैं हम तो यहाँ फलां स्टोर खोल रहे हैं, ये धमाका स्टोर खोल रहा है, वो स्टोर खोलने में बिजी हैं और हम अपने नई जनरेशन को बिजनेस में लाने में बिजी है। समझने की कोशिश करिए, आज जो यूथ जनरेशन है, आज वो घर में एक गिलास पानी उठ के लेना पसंद नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि वो दुकान पे जाके शॉपिंग करना पसंद करेगा आने वाले समय में? तो आप बिजनेस का जो एप्लीकेशन मोड है, आज लोग क्या चाहते हैं, आज सोचिए। और रिकॉग्निशन की बात करें तो आज एक लड़का जो है कान छिदवाता है, क्यों छिदवाता है? लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि वो देखे, लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। बाल कटवाता है तो बोला 20 से मांग निकल गई, आधा यहाँ से पूरा गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले। और माइंड ब्लोइंग जो रिकॉग्निशन इस बिजनेस में है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। क्या चाहने वाले लोग हैं, रात के 10 बजे 100 से ज्यादा लोग, हमने कौन सा कमाल कर दिया यार, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे स्मार्ट लोग इसमें बैठे हैं, हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग इस बिजनेस में बैठे हैं, है ना, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग इस बिजनेस में बैठे हैं, बट आप हमको सुन रहे हैं, मेरी वाइफ को सुन रहे हैं। रिकॉग्निशन कहाँ मिलेगा, किस दुनिया में है? पैसा पे करने के बाद भी आप किसी का नाम ले लूंगा, किसी बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स को ले, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को ले आइए और किसी फील्ड में वहां पे 900 रुपए की टिकट लगा दीजिए और कहिए सुनने आना, कितने लोग आएंगे सुनने यार? बस उसी फील्ड में आपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन श्याम एंड उषा उपाध्याय जी को बुला लीजिए, 900 रुपया टिकट देके लाइन न लग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो ये रिकॉग्निशन अगर आपके पास है तो कौन सा आज, और ये डिजिटल मोड हमारे पास है। जूम, सैल्यूट करता हूं आज जिस टेक्नोलॉजी को जूम जिसने बनाया था हमारे बिजनेस के लिए। तो लोगों के लिए कोविड बहुत बुरा साबित हुआ, बट हमारे बिजनेस के तो रामबाण साबित हो गया, बहुत कुछ बदल गई जिंदगी। और आने वाले समय में तो सर विजन की बात करें तो आने वाले समय में तो 40-50 लोग हैं तो आप प्लेटिनम है, 100 लोग हैं तो आप डायमंड है। ये बिजनेस आने वाले समय में होगा, आप सोच लीजिए। सच बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वैसे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि नंबर बढ़ता जा रहा है। मैं किस तरह टस से मस नहीं हो रहे हैं, 10.5 होने जा रहा है। और
अरे 5 मिनट तो ज्यादा भी हो गया, हम 1 घंटे का सेशन नॉर्मली चलाते हैं, पता ही नहीं चल रहा कि अभी शुरू हुआ है या हम अंत की तरफ चल रहे हैं। इतने प्यार से आप लोग बता रहे हो, इतना बढ़िया बता रहे हो। मैं आस्था आपसे आज के लिए आखिरी सवाल है मेरा, यहाँ तक की जर्नी में, वैसे आज मैं एक चीज और बता दूं, मेरे दिल में कई बार आ रहा है, जब मैं पहली बार आपको सुना था हिंदी संस्थान में, तो मैं सोचा कि इतना बढ़िया बात कैसे ये कर रही हैं, क्या ये जादू है। लेकिन आज राज आपने खोला कि वो शादी के पहले वो डायरी और वो मीटिंग, वो तब से इतना सारी लर्निंग हो रही थी, तभी तो इतना बढ़िया आप लोग बात करते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की जर्नी में क्या लर्निंग थी आपकी, ये मेरा लास्ट सवाल आज की तारीख में आपसे। बिल्कुल सर, इस यहाँ तक की जर्नी में सर लर्निंग्स तो बहुत सारी मिली। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जनरली हम लोग पहले थर्सडे की मीटिंग्स में जाते थे और आप सब लोग जो फ्रंट सीट पे जो लीडर्स बैठे रहते थे, कहीं पे कुछ पॉइंट अगर किसी से भी एक मिस हो जाता था तो वो सेकंड पर्सन जो होता था, जो सेकंड लीडर होता था, उनसे हमें ये चीजें मिल जाती थी। और कह सकते हैं कि इसी तरीके से ओपन मीटिंग्स को अटेंड करके मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बिकॉज हम लोग बस्ती में रहे थे और वहां पे हम लोग जनरली उधर के एरियाज को ज्यादा कवर करते थे, तो वहां पे हमारी टीम थी। बट यहाँ पे जब हम आए तो सीखने को बहुत कुछ मिला और धीरे धीरे वो सारी चीजें सीख करके सर जो सबसे ज्यादा मतलब क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो अपलाइन है वो बेसिकली बस्ती में रहते थे, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो। और बहुत सारी चीजें मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिव होती थी, फिर वो पॉजिटिव में टेंड होती थी, फिर नेगेटिव होती थी, फिर वो पॉजिटिव में टेंड होती थी। तो इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव टेंड होना ये हमारे लिए एक लेसन होता था हमेशा, और हमेशा एक टर्निंग पॉइंट होता था हमारी लाइफ का कि हाँ, हमें कुछ नया सीखने को मिलता था, जो हमारी इस एमवे बिजनेस की जर्नी में हमें बहुत हेल्प किया। साथ ही साथ जो मतलब जो सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ का अचीवमेंट था इस बिजनेस में आने के बाद, मैं ये कह सकती हूँ कि वो ये रहा कि अभी लास्ट ईयर कोरोना टाइम पीरियड में ही मुझे कह सकते हैं कि नॉर्थ का LAC यंग LAC मेंबर ऑप्ट किया गया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम कह सकते हैं कि लीडरशिप एडवाइजरी काउंसिल नॉर्थ का, तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट था मेरी लाइफ का। और इनफैक्ट इस बिजनेस का कि मुझे ये चीज अडॉप्ट करने को, मुझे इस चीज में डाला गया, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं इस नॉर्थ रीजन में ही, लेकिन उन्होंने हम लोगों को ऑप्ट किया। अगर मुझे ऑप्ट किया तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और लेसन्स की बात करूं तो आप जैसे लीडर्स से हम लोगों को सीखने को मिलता है, और कह सकते हैं कि लेसन, अगर जैसे कह सकते हैं ना कि नॉलेज लेने का टाइम जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, हम जब चाहें तो हम सीख सकते हैं। आज भी आपको देख करके हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। और आपको और मैम को जब हम लोगों ने हिंदी संस्थान नहीं सॉरी वहां पे चारबाग में जब आपकी रिकॉग्निशन हुई थी, तो बहुत सारे मैं कह सकती हूँ कि लेसन्स हमें मिले, बहुत सारी चीजें पता चली कि स्ट्रगल करते हुए भी किस तरीके से एक पर्सन अगर वो कमिटेड है अपनी लाइफ में अपने सपनों के लिए, तो वो कितना कुछ बड़ा अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों से हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला। आप लोग हमेशा हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं और रहेंगे हमेशा। और इन्हीं बातों के साथ में सर मैं अपनी बात को यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहूंगी। आशीष जी, आपको यहाँ तक की जर्नी में क्या लर्निंग रही आपकी? सर लर्निंग तो डेफिनेटली आस्था ने भी कहा, बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग थी। और निश्चित तौर पे सबसे बड़ा था कि अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव मोड में रखना। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते थे, बहुत उतार चढ़ाव मैंने बिजनेस में देखा है। मैंने बिजनेस में मैं बहुत टॉप पे गया हूँ तो बहुत नीचे भी गया हूँ, फिर मैं टॉप पे गया हूँ, फिर मैं नीचे गया हूँ, फिर मैं टॉप पे गया हूँ। तो कई बार उतार चढ़ाव मैंने देखा है। तो एक लेसन सीखा है कि जैसे हमारी जिंदगी का भी अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। अगर फ्लैट हो जाता तो हम फ्लैट हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये था कि अगर उतार चढ़ाव का दूसरा नाम जिंदगी है ना। अगर आप इस उतार चढ़ाव के भंवर में रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमेशा आप एक स्टेप ऊपर निश्चित तौर पे जाएंगे। दूसरी लर्निंग हमने सबसे बड़ी चीज सीखी है कि जिद्दी होना पड़ेगा। सफलता के लिए जिद लेना पड़ेगा, कहते ना कि सफल लोग जिद्दी होते हैं, सनक सवार होती है। जब तक सनक सवार नहीं होगी तब तक आप डायमंड नहीं जाएंगे, बड़ी पिन नहीं पाएंगे। तो इस बिजनेस में मैंने सीखा कि आपको सनक सवार होना पड़ेगा। सनक इन द सेंस कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं।
क्या करना है इस पे फोकस करना है ना। करना क्या है, पाना क्या चाहते हैं लाइफ। जितने लोगों ने दुनिया में सफलता पाई है ना, वो निश्चित तौर पे जिद्दी थे। श्याम सर अगर डायमंड गए, बहुत चंद सालों में चले गए डायमंड, तो इनका जिद्दपन था, जिद्दी थे ये, है ना। एक सनक सवार थी कि डायमंड जाना है। बहुत से लोग इनसे पहले भी ज्वाइन थे, नहीं गए डायमंड, है ना, बट एक सनक थी कि नहीं जाना है डायमंड। तो दूसरी मैंने लेसन सीखी कि आपको अपनी सफलता पाने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा और अपने ड्रीम को पकड़ के रखना पड़ेगा, अपने अपलाइन से कहना पड़ेगा। कहते हैं कि एक माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर बच्चा रोए नहीं तो दूध नहीं मिलेगा उसको। तो आपको भी रोना पड़ेगा उस तरीके से अपलाइन के पास, अपनी काउंसलिंग को लेकर के अपने अपलाइन का टाइम लेना पड़ेगा सीखने के लिए। जिद ठानना पड़ेगा कि ये साल तो मेरा है। ये ठानने वाली अगर आपने कला सीख ली ना, कि ठान लिया है तो कर जाएंगे इस साल प्लेटिनम, ठान लिया है तो इस मंथ बीएफआई कर जाएंगे। बीएफआई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बीएफआई करना सिर्फ एक कमिटमेंट है, माइंडसेट है कि आपको बीएफआई करना। प्लेटिनम जाना एक माइंडसेट। अभी मैंने इस साल एक फाउंडर प्लेटिनम अपने बिजनेस में निकाला है, और वो फाउंडर प्लेटिनम एक जनरल स्टोर की दुकान पे अपने भाई के साथ काम करते थे। भाई ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि हम प्लान दिखाने उनके भाई को गए थे। भाई ने बिजनेस मना कर दिया। वो बेचारा साइड से आया मेरे पास, उसने कहा कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जब उन्होंने कहा क्या मैं भी, तो मैंने बड़े बड़े अंदाज मैंने कहा अरे ठीक है कर लेना, कौन सी बड़ी बात, तुमको तो करा ही लेंगे। बड़ा बड़ा इजी गोइंग मैंने लिया। किसकी जिंदगी कब बदलनी होती है आपको पता नहीं। मेरे अपलाइन प्लान दिखाने मेरे बड़े भाई को आए थे। बड़े भाई ने कहा आशीष है, अभी नई नई नौकरी लगी, इसको ज्वाइन करा दो। और पहले मैं ज्वाइन करा, आज वो मेरे नीचे सिल्वर है ना। पहले वो भी कर सकते थे। तो मैं मेरे फाउंडर प्लेटिनम है जो भी गया इस महीने लास्ट मंथ, उनके भाई को प्लान दिखाने गए थे। भाई ने मना किया, उन्होंने साइड में चुपके से ज्वाइन किया। उसके बाद एक सेमिनार में दिल्ली चले गए, उनके घर में शादी थी भाई वाला, भाई ने घर से निकाल दिया। 3 दिन तक घर से बाहर रहे, ना खाने को था ना रहने को था। 3 दिन बाद वापस घर में उनके मदर फादर के प्रेशर से उनको बुलाया गया। कुछ साल बिजनेस किए, मदर फादर भी एक्सपायर कर गए। उसके बाद उनकी शादी उसी बीच हो गई। मदर फादर उन भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया, कहा तुम जाओ अपनी बीवी लो, बच्चे लो, जाओ। 2 साल का बच्चा लेकर के वो चले गए। इतने बड़े मकान में उनको 1 रुपया नहीं मिला। बट जिद, कमिटमेंट कि सफलता तो चाहिए, माइंडसेट। और वो इंसान 2 से ढाई साल अपने डाउनलाइन के सर्वेंट रूम में रहा। हेलो ध्यान दीजिएगा, अपने डाउनलाइन एक इंजीनियर है, उनके घर के सर्वेंट रूम में रहा और 2.5 साल इस बिजनेस में खून के आंसू रोए होंगे उस कपल ने। और लास्ट ईयर कोविड सेशन में, जब कोविड आया मार्च में, अप्रैल मई जून, भगवान ने उनके लिए एक नया कोविड ला दिया और वो जूम पे सब तरीके से कनेक्ट हो गए हमसे, और पूरी टीम हम लोगों ने मदद की। और लास्ट ईयर वो बंदा स्टार्ट किया सितंबर से, और 12 महीने लगातार 10,000 पीवी, 12,000, 15 पी करके फाउंडर प्लेटिनम गया। क्यों गया? क्योंकि माइंडसेट था करना है तो करना है। अब बहुत हो गया। फॉरेन ट्रिप जाना है, दिखाना है, गांव वालों को दिखाना है, परिवार वालों की कि हम फॉरेन क्वालिफाई कर चुके हैं तो कर चुके हैं। तो बीएफआई कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट है। प्लेटिनम जाना कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट है कि आपको करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 10,000 पी का बिजनेस इंडिविजुअल एफर्ट पे हमेशा निर्भर करता है। डायमंड जाना, एमरल्ड जाना, जरूर आपके पास एक टीम की जरूरत पड़ती है, टीम का कमिटमेंट चाहिए होता है। बट 10,000 पी फाउंडर प्लेटिनम ये इंडिविजुअल एफर्ट, हमेशा ध्यान रखिए इस बिजनेस में 1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम इंडिविजुअल एफर्ट्स पे निर्भर करती है, और 3 लाख 5 लाख की इनकम आपकी टीम पे निर्भर करती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, और सिर्फ एक माइंडसेट का गेम। अगर आपने इस माइंडसेट को क्लियर कर लिया तो जो तीसरी सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है माइंडसेट। हमेशा अपने माइंड को ट्यून रखा, और जब भी दिक्कत होती है, अपलाइन है, दिक्कत होती है, सिस्टम है, सीडी है, बुक्स है, पति पत्नी आपस में बात कर लेते हैं। एक दूसरे को 9 साल हो गए शादी को, 9 साल में 9 घंटे और आशीष और आस्था श्रीवास्तव एक दूसरे से अलग नहीं हुए। ये तो एक जनरल सी गोरखपुर आना पड़ा तो थोड़े देर के लिए हम एक दूसरे से दूर हैं, नहीं तो 9 साल में आप बताइए किस ऐसे कपल को आप लोग जानते हैं बिजनेस के अलावा कि 9 साल हुआ और 9 घंटे एक दूसरे से अलग ना रहे हो, मायका भी बस्ती में, ससुराल भी बस्ती में। इट्स ओनली एमबे बिजनेस की खूबसूरती है कि आज हम दोनों 9 साल से एक साथ हैं। हमारा बच्चा 6 साल का, 1-1 इंच बच्चे को बढ़ते हुए देखा है। सुबह बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो सारे जेंट्स आते हैं, 1:30 बजे लेने जाते हैं तो अकेला मैं ही जेंट्स होता हूँ। लोग कहते हैं इनका आज का फादर लग रहा कुछ करता वर्ता नहीं है।
है ना, आज वो सब के सब हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया आशीष और आस्था, मैं क्या बोलूं, इतनी सारी दुआएं आज आपको मिल रही हैं। देखिए बिजनेस के पॉइंट्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन ब्लेसिंग के बहुत सारे पॉइंट आज आपको मिले हैं। और सर्दी आप बहुत जल्दी बड़ी पिन पे जाने वाले हो, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। सच में आप लोग बिल्कुल डायमंड कपल हो, दिल से दुआ है, बहुत जल्दी डायमंड जा रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है आप लोगों को। आज हमारी टीम को जो दिया आपने, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारी दुआएं, एग्जैक्टली धन्यवाद तो बहुत छोटा है आप दोनों के लिए। बहुत सारी दुआएं मैं दे रहा हूँ, बड़ा भी हूँ बिजनेस में और उम्र में भी बड़ा हूँ। आप लोग में मिलते थे, आप लोगों का बिहेवियर इतना प्यारा है, हमेशा आपके लिए दुआएं निकलती हैं। फिर से हमारी पूरी टीम आपको अच्छी सी क्लैपिंग करेगी। मैं होस्ट को बोलूंगा सबको पावर दें अनम्यूट करने का, और एक ऐसी क्लैपिंग हो जो इनके घर तक पहुंचे। राइट, एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे दोस्त। और आस्था और आशीष बहुत सारा थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम लेंगे, हम दोबारा आपका टाइम लेंगे जरूर सवाल। और फिर हमारे थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बोथ। व्हाट टू होस्ट उत्तम जी, अब मीटिंग को आप ओवर कर सकते हैं। ओके सर, ज्यादा कुछ मेरे लिए तो बचा नहीं है। थैंक यू सो मच आशीष जी, आस्था जी और श्याम सर, आप सभी को थैंक यू कि हम लोग के लिए इस समय मतलब नया साल शुरू हुआ है और आपने साल बना दिया। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे मालूम है, मैंने भी बहुत सारे नोट्स बनाए हैं और मैं डेफिनेटली इन सब का इस्तेमाल करूंगा, सब इस्तेमाल करेंगे। और अगेन एक थैंक्स के साथ थैंक यू सो मच और गुड नाइट। आपको भी हम लोग बड़ी पिन पे और जल्दी देखना चाहते हैं। मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ, मुझे आपका प्लान बहुत पसंद आता था। हाँ, हम लोग खूब प्रमोट करते थे सच में आप दोनों की टॉक हमेशा। और बहुत जल्दी आप लोग जिसके लिए डिजर्व करते हो डायमंड के लिए, बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हो आप लोग। थैंक यू। दुआएं, इतनी दुआएं आज आपको मिल रही है ना। जितने भी लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे और डायरेक्ट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नंबर बढ़ता जा रहा था यूट्यूब पे, और बहुत सारी दुआएं आज आपको मिली। भगवान आपको, आपके बच्चे को खूब खुशियां दे। थैंक यू सभी को। गुड नाइट। थैंक यू आशीष, थैंक यू।